बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जो हमने स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में उसको कंटिन्यू करेंगे। आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जिन टॉपिक्स को, उनमें केमिकल इक्विलिब्रियम, रेट ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम और कैरेक्टरिस्टिक्स, मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्स रिएक्शन एंड फॉरवर्ड रिएक्शंस एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम है। सो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं विद केमिकल इक्विलिब्रियम से। लास्ट लेक्चर में हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी उनके अंदर हमने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की थी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को। उसके अलावा हमने रिवर्स रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन को भी स्टडी किया था। तो जो आपके पास रिएक्शंस होते हैं रिवर्सिबल, उनमें हमने ये पढ़ा था कि ये ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनके अंदर फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों हो सकते हैं एक ही वक्त के अंदर, जिसके अंदर हमने कुछ एग्जांपल पढ़ी थी। आज हम जो एग्जांपल स्टडी करते हैं वो है कैल्शियम कार्बोनेट की। तो अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराएं तो आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। लेकिन इसी कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करें तो ये वापस कन्वर्ट हो जाएगा CaO प्लस CO2। इस रिएक्शन में अगर ये रिएक्शन अगर आप ओपन कंटेनर में कर रहे हैं, यानी कि जिस फ्लास्क के अंदर या किसी कंटेनर के अंदर ये रिएक्शन हो रहा है वो ऊपर से ओपन है, तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड तो आपका उस फ्लास्क में मौजूद रहेगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड एज अ गैस एस्केप कर जाएगा उस कंटेनर के अंदर से। तो आपका जो रिएक्शन है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइड हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। लेकिन अगर इसी कंटेनर को आप ऊपर से बंद कर दें, क्लोज कर दें उसकी लिड को, जैसे अगर आप एक फ्लास्क लेते हैं, इस फ्लास्क को हम लिड लगा के बंद कर देते हैं। अब क्या हो रहा है, जो यहाँ पे CaCO3 है वो डिकम्पोज होगा CaO और CO2 में। ये CO2 ऊपर उठेगी क्योंकि ये गैस है तो ये ऊपर जाने की कोशिश करेगी, लेकिन ऊपर से आपके पास कंटेनर है बंद। तो स्टार्ट के अंदर ड्यू टू कंटिन्यू जो आप हीट दे रहे हैं नीचे से, इस हीट की वजह से कैल्शियम कार्बोनेट जितना भी यहाँ पे पड़ा होगा वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनने लग जाएगा। कुछ देर के बाद आफ्टर सम टाइम जो कैल्शियम ऑक्साइड है और CO2 है उसकी क्वांटिटी इतनी हो जाएगी, क्योंकि अब इसी कंटेनर के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मौजूद हैं सेम ही कंटेनर के अंदर। तो जैसे हमने पहले पढ़ा था कि कैल्शियम ऑक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करते हैं तो वापस कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं। तो अब क्योंकि ये कंटेनर क्लोज है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड दोबारा रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाना शुरू कर देंगे। अब इस कंटेनर के अंदर, क्लोज कंटेनर के अंदर दो रिएक्शन हो रहे हैं। आपने CaCO3 को हीट किया, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, तो एक तो ये कन्वर्ट हुआ सबसे पहले CaO प्लस CO2 में, लेकिन CaO प्लस CO2 दोबारा रिएक्ट करके कन्वर्ट होना शुरू हो गए CaCO3 में। यानी कि यहाँ पे एक फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है जिसमें आपका जो स्टार्ट में आपने रिएक्टेंट लिया था कैल्शियम कार्बोनेट जिसको आपने हीट किया है वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट्स के अंदर CaO और CO2, और दूसरा रिएक्शन हो रहा है जिसमें प्रोडक्ट्स वापस कन्वर्ट हो रहे हैं आपके रिएक्टेंट्स के अंदर। तो ये आपका फॉरवर्ड रिएक्शन आ गया CaO प्लस CO3, इसको आप कह सकते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये आपका हाफ रिएक्शन है जिसको हम बैकवर्ड रिएक्शन कह सकते हैं। अब होता क्या है कि रिएक्शन जब स्टार्ट होता है तो स्टार्ट होते हुए रिएक्शन में जो क्वांटिटी होती है CaCO3 की वो ज़्यादा होती है, यानी जो कंसंट्रेशन है आपकी कैल्शियम कार्बोनेट की वो ज़्यादा है, और जो कंसंट्रेशन है आपकी, या इसको आप कह लें मैक्सिमम कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जो कंसंट्रेशन है आपकी CO2 की और CaO की ये ज़ीरो होती है। स्टार्ट में रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट की क्वांटिटी मैक्सिमम और CO2 और CaO की क्वांटिटी जो है वो ज़ीरो होती है। जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो अब क्या होगा कि CaCO3 की जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, और जो CaO और CO2 हैं इनकी क्वांटिटी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। अब जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो क्वांटिटी आपकी CaCO3 की मैक्सिमम थी, तो CO2 और CaO की क्वांटिटी थी 0।
तो रिएक्शन जो होता है हमेशा उस डायरेक्शन में फ्लो करता है जिस डायरेक्शन के अंदर क्वांटिटी जो होती है वो कम होती है। फॉर एग्जांपल अब ये रिएक्शन था आपके पास, रिवर्सिबल रिएक्शन, इसमें क्वांटिटी इनकी कम थी, इसकी ज़्यादा थी। CaCO3 की क्वांटिटी ज़्यादा थी कैल्शियम कार्बोनेट की, और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड की क्वांटिटी कम थी। तो शुरू के अंदर स्टार्ट में फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, तो जिसकी क्वांटिटी कम होगी वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, और जिसकी क्वांटिटी पहले ही ज़्यादा थी वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी। जब CaCO3 की क्वांटिटी कम होना शुरू हुई, CaO और CO2 की क्वांटिटी ज़्यादा होना शुरू हुई, तो कुछ टाइम के बाद जब वापस CaO और CO2 ने कन्वर्ट होना शुरू कर दिया CaO3 के अंदर, तो वापस क्वांटिटी जो है चेंज होना शुरू होगी CaO। अब यहाँ पे क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब इसकी क्वांटिटी ज़्यादा थी, इसकी क्वांटिटी थी कम, तो रिएक्शन जो है वो आपका फॉरवर्ड मूव करने लग जाएगा, यानी कि CaO और CO2 बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब इनकी क्वांटिटी थोड़ा चेंज होगी, तो अब यहाँ से CaO प्लस CO2 रिएक्ट होकर दोबारा CaCO3 बनाना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट के अंदर क्या होता है कि जो फॉरवर्ड डायरेक्शन होता है आपका, फॉरवर्ड डायरेक्शन का जो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन है, यानी कि वो स्पीड जिससे डायरेक्शन कैरी आउट हो रहा है, वो बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन तो जीरो है ना स्टार्ट के अंदर, ये आपकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है और ये तकरीबन जीरो ही समझें। फिर आस्ता आस्ता फॉरवर्ड डायरेक्शन की जो रेट ऑफ डायरेक्शन है वो स्लो होना शुरू हो जाता है, और बैकवर्ड डायरेक्शन का जो रेट ऑफ डायरेक्शन है वो थोड़ा ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। एक टाइम ऐसा आएगा कि अब जितनी क्वांटिटी में CaCO3 डिवाइड हो रहे हैं, डिकम्पोज हो रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स के अंदर CaO और CO2 के अंदर, उतनी ही क्वांटिटी में CaO और CO3 वापस कन्वर्ट हो जाएंगे CaCO3 के अंदर। यानी कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन है, जिस स्पीड से फॉरवर्ड डायरेक्शन हो रहा है, जो बैकवर्ड डायरेक्शन आपका वो भी उसी ही स्पीड से चलना शुरू हो जाएगा। तो दोनों के रेट ऑफ डायरेक्शन इक्वल हो जाएंगे। तो जब आपके रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर दोनों रेट ऑफ डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन इक्वल हो जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। मोर प्रिसाइजली हम उसे कहते हैं डायनेमिक केमिकल इक्विलिब्रियम। अब ये आपके पास इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन इस तरह बनेगी, द पॉइंट in a reaction in which rate of the point in a reversible reaction in which rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction। तो अब आपके पास जितनी क्वांटिटी में CO2 और CO बन रहे हैं, उतनी ही क्वांटिटी में वापस ये कंबाइन होके CaCO3 बनाना शुरू कर देंगे। यानी कि इस पॉइंट के ऊपर इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर अब जो कंसंट्रेशन है आपकी CaCO3 की, CO2 की और CaO की, ये कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी, कंसंट्रेशन सेम रहेगी। लेकिन रिएक्शन फिर हो रहा है, लेकिन कंसंट्रेशन सेम है। वो इस वजह से कि जितना आपका कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है अपने प्रोडक्ट्स के अंदर, उतने ही प्रोडक्ट्स वापस अपने कंबाइन होकर कैल्शियम कार्बोनेट बना रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम के ऊपर आपके पास जो कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की, वो चेंज नहीं होती, वो सेम रहती है। यहाँ तक कि जो इक्विलिब्रियम के ऊपर जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, फॉर एग्जांपल इसकी जो प्रोडक्ट आपके बने हैं या जो रिएक्टेंट आपका है, उसका जो कलर है या उसकी जो डेंसिटी है वो भी चेंज नहीं होती, वो भी सेम ही रहती है। अब इसमें इक्विलिब्रियम के अंदर दो तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं। अभी मैंने आपको डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम की एग्जांपल दी। एक और इक्विलिब्रियम जो टाइप है वो है स्टैटिक केमिकल इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक कहते हैं मोशन को, मूव करने को। तो जैसे यहाँ पे डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम क्या हो रहा था कि जो रिएक्शन था वो कैरी आउट हो रहा था, रिएक्शन हो रहा था और इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, इसलिए हमने इसको नाम दिया डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम का। लेकिन जो स्टैटिक केमिकल इक्विलिब्रियम होता है उसमें क्या होता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि आपका रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। इक्विलिब्रियम जब आप वर्ड यूज करते हैं ना, तो आपको इसके जहन में एक वर्ड आएगा बैलेंस। इक्विलिब्रियम से जो जनरली हमारे जहन में वर्ड आता है इक्विलिब्रियम के मीनिंग में, वो बैलेंस का आता है। या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं नो चेंज, या तो बैलेंस या फिर नो चेंज। अब आप देखें स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल आपको इस तरह दे सकते हैं, जैसे डायनामिक इक्विलिब्रियम में मोशन हो रहा होता है, रिएक्शन कैरी आउट हो रहा होता है और आपका जो इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है रिएक्शन वेसल के अंदर। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है, अब स्टैटिक का मतलब होता है स्टेशनरी, रुका हुआ। तो अब यहाँ पे रिएक्शन सब कुछ रुक जाएगा और एंड रिजल्ट क्या होगा हमारे पास, या तो बैलेंस हो जाएगा या नो चेंज होगा। केमिकल रिएक्शन के अंदर जैसे हमने एक रिएक्शन पढ़ा NaOH प्लस HCl, ये रिएक्ट करके बनाते हैं NaCl प्लस H2O। अब जितना NaOH आपने लिया
जितना HCl आपने लिया ये एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे, सारे का सारा NaCl HCl को न्यूट्रलाइज करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा NaCl और H2 में। अब क्या हुआ, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे रिएक्शन रुक जाएगा और जो कंसंट्रेशन होगी प्रोडक्ट्स की और रिएक्टेंट्स की वो चेंज नहीं होगी उस पॉइंट के बाद। यानी जो कंसंट्रेशन आपको प्रोडक्ट्स की अचीव होगी और जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की रह गई जिन्होंने रिएक्ट नहीं किया आपस में, वो कंसंट्रेशन सेम होगी। लेकिन उस पॉइंट पे जो रिएक्शन का रेट है, जो आपका फॉरवर्ड रिएक्शन यहाँ पे जो एक ही रिएक्शन है NaOH और HCl का रिएक्शन हो रहा है, NaCl और H2O में कन्वर्ट हो रहा है, ये रिएक्शन भी रुक जाएगा, रिएक्शन रुक जाएगा और आपके पास इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, नो चेंज होगी। तो इसे हम कहेंगे स्टैटिक केमिकल इक्विलिब्रियम। इसके अलावा अगर आप बैलेंस में एग्जांपल लें तो सपोज आपके पास एक ईंट है और उसको आपने बैलेंस करना है इस तरह स्ट्रेट। अगर ये जो ब्रिक है आपकी, इसको आप इस डायरेक्शन में बैलेंस करना चाहें यहाँ पे, तो यहाँ पे ये डायरेक्शन पे जो आपकी ब्रिक है वो बैलेंस नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर आपके पास जो ग्रेविटी की फोर्स अप्लाई हो रही है नीचे की तरफ, इसका वेट है अपना, ठीक है, और जिस सरफेस के ऊपर ये पड़ी हुई है उसका आगे पास रिएक्शन है। जब तक ये सारी फोर्सेस आपस में इक्वल नहीं होंगी तब तक आपकी ये ब्रिक बैलेंस नहीं होगी। आप इसकी डायरेक्शन को चेंज करते हैं, अगर आप इसको इस तरह बैलेंस करना चाहें तब भी ये बैलेंस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो आपकी स्टैटिक फोर्सेस जितनी भी इसके ऊपर लग रही हैं, आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स है, आपका वेट ऑफ द ब्रिक है, उसके अलावा रिएक्शन ऑफ द टेबल है, वो बैलेंस नहीं है। लेकिन जब आप इसको इस एक ऐसी जगह पे ले आते हैं, एक ऐसी ओरिएंटेशन के अंदर इस ब्रिक को रखते हैं कि जितने भी फोर्सेस इसके अंदर लग रही हैं वो सारी की सारी फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाती हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप इसको स्ट्रेट यहाँ बैलेंस करते हैं तो जो वेट है वो नीचे की तरफ है स्ट्रेट लाइन में, और जो आगे पास इसका आपका रिएक्शन है टेबल का, जिस सरफेस के ऊपर ये ब्रिक पड़ी हुई है वो इसके ऑपोजिट सेम लाइन के अंदर है। तो अब इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी और ये जो आपका जो भी ईंट है, जो भी चीज़ है, ये आपकी बैलेंस हो जाएगी, यहाँ से मूव नहीं करेगी। तो इसको भी हम कहेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इसके अलावा एग्जांपल आप इसकी ये ले सकते, जैसे हम घर बनाते हैं, हम आस्ता आस्ता घर बनाने का काम शुरू होता है, ईंटें लगती जाती हैं, छत डलता है, छत डलने के बाद एक वक्त ऐसा आता है जब काम रुक जाता है, यानी कि आपका जितना भी आपने काम करना था घर पे वो कर लिया। अब क्या हुआ इस पॉइंट पे कि रिएक्शन जो हो रहा था, यानी जो आप ईंटें लगा रहे थे, जो फिजिकल प्रोसेस है, जो आप ईंटें लगा रहे थे उसके अंदर और जो काम कर रहे थे वो काम रुक गया। लेकिन जो आपने घर बनाया, जो आपका प्रोडक्ट है, वो आपके पास अब वहाँ पे मौजूद है। ऐसा नहीं हुआ कि प्रोडक्ट, यानी कि अगर आप इस ईंट को यहाँ पे स्टेबल करते हैं किसी कोशिश से, स्टेबल करने के बाद जो आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो छोड़ते हैं जब आप, तो ये वापस नीचे गिर जाएगी, ऐसा ही होगा ना। तो आपने एक लम्हे के लिए स्टैटिक इक्विलिब्रियम अचीव तो किया, लेकिन ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो ही आपने एक्सटर्नल फोर्स को छोड़ा वो वापस इक्विलिब्रियम से हट गई चीज़। तो इस तरह जब आपने घर बनाया, उसके ऊपर अपना काम ख़त्म किया, तो अब जब आपने एक तो अपना फिजिकल एक्टिविटी को काम ख़त्म कर दिया, लेकिन जो उसका प्रोडक्ट आपको उस फिजिकल एक्टिविटी से अचीव हुआ है वो प्रोडक्ट वैसे का वैसा वहाँ पे मौजूद है। तो इसे हम कहेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। केमिस्ट्री के अंदर आपको बता दी एग्जांपल, डेली लाइफ के अंदर जो आपके पास फिजिकल प्रोसेसेस के अंदर जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है उसकी एग्जांपल भी आ गई आपके पास। अब आपके पास एग्जांपल है एक जो हमने लास्ट लेक्चर में भी की थी, हाइड्रोजन और आयोडीन की, जो हाइड्रोजन आयोडाइड में कन्वर्ट हो रहे हैं। उसको हम एक लम्हे के लिए दोबारा करते हैं कि ये जो रिएक्शन है आपका रिवर्सिबल, जिसमें हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में रिएक्ट करा के हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। लास्ट सेक्शन में आपको बताया था जो आयोडीन है उसका कलर होता है पर्पल। इस रिएक्शन को हम बार बार इसलिए स्टडी करते हैं क्योंकि इस रिएक्शन में इस पर्पल कलर की वजह से हमें रिएक्शन की प्रोपोगेशन का पता लग जाता है कि आप फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है या बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है। जब आप इस रिएक्शन को कैरी आउट करते हैं क्लोज कंटेनर के अंदर, तो क्या होता है, शुरू के अंदर तो हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड बना लेते हैं, लेकिन जब एक खास क्वांटिटी में हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाता है तो वो दोबारा ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है हाइड्रोजन और आयोडीन के अंदर। एक बात ध्यान में रखें कि क्लोज कंटेनर के अंदर ऐसा नहीं करना, क्योंकि आपके पास हाइड्रोजन और आयोडीन गैसेज हैं। अगर आप हाइड्रोजन आयोडाइड, ये आपके पास सॉलिड है, अगर आप इस हाइड्रोजन की पाउडरी फॉर्म में होता है, हाइड्रोजन आयोडाइड को आप हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट तो होगा हाइड्रोजन और आयोडीन के अंदर, लेकिन क्योंकि ये गैस है तो ये बाहर निकल जाएंगे, तो आपका जो बैकवर्ड रिएक्शन है या फॉरवर्ड रिएक्शन है वो नहीं होगा। तो आपने जब भी रिएक्शन करना है, रिवर्सिबल रिएक्शन, इसको कैरी आउट करना है क्लोज कंटेनर के अंदर, तब आपका इक्विलिब्रियम अचीव होगा। ओपन कंटेनर के अंदर इक्विलिब्रियम कभी भी अचीव नहीं हो सकता। अब यहाँ पे क्या होता है, ये ग्राफ, उम्मीद है आपको ग्राफ स्टडी करना आता है। इसके इस साइड पे हम लेते हैं टाइम, 5 मिनट्स के अंदर ले लेते हैं, 15, 20, 25। ये आपके पास y एक्सिस है, y एक्सिस पे आ गया आपके पास टाइम। x एक्सिस के अंदर हम ले लेते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन की यूनिट आपने चैप्टर नंबर 1 के अंदर ही पढ़ी थी, 9th क्लास के अंदर,
ग्राम मोल्स होती है कंसंट्रेशन की यूनिट। 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी थी। तो हम कहते हैं जी यहाँ पे हम इसको 5, 10, 15 और 20, 5, 10, 15, 20 हमने ले ली कंसंट्रेशन। अब इसी रिएक्शन को स्टडी करते हैं। ये ग्राफ जो है आपका ये टाइम और कंसंट्रेशन के दरमियान है। जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ, जब आपने रिएक्शन को स्टार्ट करने लगे तो उस मौके के ऊपर जो कंसंट्रेशन थी, इसके अंदर हम 2 लाइन ड्रा करेंगे। एक लाइन होगी प्रोडक्ट की और एक लाइन होगी रिएक्टेंट्स की। दोनों रिएक्टेंट्स की एक ही लाइन और एक प्रोडक्ट है तो उसकी एक ही लाइन होगी। स्टडी हम क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन। जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ, सपोज हमारे पास 20 ग्राम मोल्स थे हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों के मिला के। रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन थी वो यहाँ पे ये 0 पॉइंट है आपका, 0 टाइम है, यानी 0 टाइम के ऊपर जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था तो जो कंसंट्रेशन थी आपकी हाइड्रोजन और आयोडीन की वो इस पॉइंट पे थी 20 के ऊपर। और जब रिएक्शन नहीं स्टार्ट हुआ तो जो आपके पास प्रोडक्ट है हाइड्रोजन आयोडाइड, उसकी कंडीशन क्या होगी, वो भी यहाँ पे 0, क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ तो हाइड्रोजन आयोडाइड बना ही नहीं, तो जो आप क्वांटिटी है या कंसंट्रेशन है वो 0। अब जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो क्या होगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन और आयोडीन की क्वांटिटी थी हमने यहाँ पे 10 ग्राम मोल इसके लिए, 10 ग्राम मोल इसके लिए, 0 पे t इज इक्वल टू 0, यानी टाइम जब 0 था। इसके जो आपके ग्राम मोल थे वो थे 0, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। अब आफ्टर सम टाइम t कह रहे हैं उसको, या 5 मिनट, 16, 20 जितने मर्जी, 5 मिनट के ऊपर क्या हुआ, अब जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो जब हाइड्रोजन और आयोडीन कन्वर्ट होंगे हाइड्रोजन आयोडाइड के अंदर, तो हाइड्रोजन और आयोडीन की कंसंट्रेशन कम होगी और जो हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन 0 थी, क्योंकि अब ये बनना शुरू हो गया ना, तो इसकी कंसंट्रेशन थोड़ी सी इंक्रीज होगी, ये कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाएगी। उसका आपके पास इस तरह होगा कि ये आपके पास यहाँ पे कंसंट्रेशन टाइम के साथ कम होना शुरू हो जाएगी, लेकिन जो आपका प्रोडक्ट थे उनकी कंसंट्रेशन उसी ही रेट से इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जितनी स्पीड के अंदर ये कंज्यूम होंगे, रिएक्ट करेंगे एक दूसरे के अंदर, उतनी ही स्पीड से या उतने ही रेट से आगे पास प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएंगे। तो जिस स्पीड से ये नीचे आएंगे उसी स्पीड से ये ऊपर जा रहे हैं। अब 5 मिनट के बाद कंसंट्रेशन इसकी यहाँ पे आ गई, इसकी यहाँ पे, यानी कि इसकी सपोज कंसंट्रेशन आ गई 6 या 7 ग्राम मोल्स पे और इसकी कंसंट्रेशन कम होके 18-17 ग्राम्स पर मोल पे आ गई। अब इस ग्राफ से आप देख रहे हैं कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है। होते होते क्या होता है कि एक रिएक्शन इस पॉइंट पे आता है कि आपके पास यहाँ पे कंसंट्रेशन चेंज होना बंद हो जाती है। टाइम गुजरने के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती रहती है और एक खास वक्त के बाद वो कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी तो वो सेम ही रहती है। अब इस पॉइंट के ऊपर जो स्ट्रेट लाइन आ गई, इसका मतलब है इस जगह पे यहाँ पे जो कंसंट्रेशन जो भी है वो कांस्टेंट हो गया, प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स की वो चेंज नहीं हो रही। इसी तरह प्रोडक्ट्स में भी यही होता है कि चेंज होते ज़्यादा होते एक टाइम ऐसा आता है कि आगे पास वो भी सेम हो जाती है, इससे ज़्यादा वो इंक्रीज नहीं होती। अब ये जो ग्राफ आपका ये क्या बता रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन या जो आपके पास क्वांटिटी थी रिएक्टेंट्स की वो कम हो रही है, कांस्टेंट हो रही है, और जो क्वांटिटी थी प्रोडक्ट्स की वो ज़्यादा हो रही है और फिर उसके बाद एक पॉइंट पे कांस्टेंट होती है। ये जो पॉइंट है जहाँ पे आपकी जो क्वांटिटी है रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की वो चेंज होना बंद हो जाती है, यानी कि उनके अंदर जो चेंज है वो स्टॉप हो जाता है, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। अब क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इसका ये मतलब नहीं है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो चेंज होना बंद होगी ना, यहाँ पे आके इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे क्वांटिटी जो चेंज हो रही थी कंसंट्रेशन की वो कम हो, वो स्टॉप होगी। लेकिन ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इसका ये मतलब नहीं है कि इधर रिएक्शन भी स्टॉप हो गया। अब ये जो आगे लाइन आपकी है ये स्ट्रेट लाइन इसलिए है कि इस क्वांटिटी के बाद क्या हुआ कि जितनी क्वांटिटी में हाइड्रोजन और आयोडीन ये जो आगे रिएक्टेंट्स हैं ये कन्वर्ट हो रहे हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के अंदर, उतनी ही क्वांटिटी में वापस हाइड्रोजन आयोडाइड ब्रेक डाउन हो रहा है हाइड्रोजन और आयोडीन के अंदर। तो इक्विलिब्रियम रिएक्शन में जो आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन में जो आपके पास इक्विलिब्रियम अचीव होता है उसका जो ग्राफ है वो इस तरह बनता है, जिसको आप कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ कहते हैं। ये आपको क्या शो कर रहा है, क्वांटिटी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और फिर उनके दरमियान इक्विलिब्रियम जिस पॉइंट पे अचीव हुआ है। इसी ग्राफ को अगर हम चेंज करें रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर, तो एक साइड पे टाइम भी रहने दें, दूसरी साइड पे आप ले आए रेट ऑफ रिएक्शन। इससे पहले मैं आपको इक्विलिब्रियम रिएक्शन में ये बता चुका हूँ कि जब इक्विलिब्रियम अचीव होता है तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है फॉरवर्ड रिएक्शन का और जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है बैकवर्ड रिएक्शन का वो सेम होता है।
जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो क्योंकि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की ज़्यादा होती है, प्रोडक्ट की कम होती है, तो जाहिर सी बात है कि अगर प्रोडक्ट्स की जो आपके पास प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन है वो कम है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, जो कम है उसको ज़्यादा करने की कोशिश करेगा, तो ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स जो है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे प्रोडक्ट्स के अंदर। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है आपका फॉरवर्ड रिएक्शन का वो ज़्यादा होता है स्टार्ट में। इसी तरह सेम जो आपकी कंसंट्रेशन वाली कंडीशन थी, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन कम है, क्योंकि अब तो प्रोडक्ट बने ही नहीं ना, t इज इक्वल टू 0 पे, टाइम 0 पे प्रोडक्ट तो थे ही नहीं, तो बैकवर्ड रिएक्शन होगा नहीं, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन 0। अब जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आपका ज़्यादा होता है, अब क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाती है रिएक्टेंट्स की, तो उनका जो रेट है रिएक्शन का, जो रिएक्शन करने के उनकी जो स्पीड है वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी। तो वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते इधर तक आ गई। इसी तरह अब क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट बनना शुरू हो गए हैं और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा हो रही है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है बैकवर्ड का वो आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होगा। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जब रिएक्शन शुरू होता है तो ज़्यादा होता है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लग जाता है, और जो बैकवर्ड रिएक्शन होता है उसका जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो रेट 0 होता है या बहुत कम होता है और आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होता है। ज़्यादा होते होते एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पास ये दोनों ही तकरीबन सेम हो जाएंगे, यहाँ पे कम होना शुरू हो गए, यहाँ पे आपके पास आके एक पॉइंट आया, तो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्या हुआ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों हो गए सेम। तो आपको जो इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन भी बताई थी वो क्या थी कि एट द पॉइंट ड्यूरिंग अ रिएक्शन एट विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम, या रिवर्सिबल रिएक्शन है तो डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे आपका इस पॉइंट पे जहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन सेम हो गए, इसको हम बोलेंगे डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम, यानी कि यहाँ पे हमारे पास इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है। इस पॉइंट के बाद जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं उतने ही प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये आपकी थोड़ी सी डिटेल हमने आज डिस्कस की है केमिकल इक्विलिब्रियम के हवाले से कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, उसके अलावा डायनामिक इक्विलिब्रियम और स्टैटिक इक्विलिब्रियम में डिफरेंस क्या है, या डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टैटिक इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं। अब जो आपने रिवर्स और फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन स्टडी किए हैं, इनके कुछ जो आपके पास प्रोमिनेंट सी या मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन के और रिवर्स रिएक्शन के। तो फॉरवर्ड रिएक्शन में जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होंगी कि आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होता है, जो आपके रिएक्टेंट्स हैं वो कन्वर्ट होते हैं किसमें, प्रोडक्ट्स में। ये हमारे पास एक जनरल जो टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन हम उस रिएक्शन को कहते हैं जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो उसके बाद आपके पास दूसरा जो आपके वो है क्या है कि फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, जो लेफ्ट टू राइट की तरफ, जो आपके पास जनरल रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन लिखने का तरीका जो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, उसके अंदर क्या होता है कि डबल एरोज की लेफ्ट साइड के ऊपर रिएक्टेंट्स और राइट साइड के ऊपर प्रोडक्ट होते हैं ना, यानी कि जो आपके पास एरो के लेफ्ट साइड पे चीज़ लिखी होती है उसको हम रिएक्टेंट कह रहे हैं, और जो राइट साइड पे लिखी हुई है वो प्रोडक्ट है। इसी तरह अब अगला जो इसका है वो ये है कि जो जब रिएक्शन स्टार्ट होता है उस वक्त जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो तेज होता है, वो फास्ट होता है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट पे फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होता है। इसी तरह फास्ट होता है तो इसका मतलब है कि ग्रेजुअली स्लोज डाउन, ग्रेजुअली का मतलब आहिस्ता आहिस्ता वो स्लो होना शुरू हो जाता है। रिवर्स रिएक्शन में क्या होता है, रिवर्स रिएक्शन आप जनरली डिस्कस करते हैं राइट टू लेफ्ट को, हम जो राइट टू लेफ्ट रिएक्शन होता है उसको हम कहते हैं रिवर्स रिएक्शन। इसके अलावा इस रिएक्शन में जो हम एक चीज़ डिस्कस करते हैं वो क्या होती है कि हम कहते हैं जी प्रोडक्ट्स जो हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं वापस रिएक्टेंट्स के अंदर, ठीक हो गया। दूसरा रिएक्शन के स्टार्ट के अंदर आपको बताया था प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन कम होती है, तो ये रिएक्शन जो होता है ये होता है स्लो एट t इक्वल टू 0, यानी कि स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन में ये रिएक्शन स्लो होता है, और क्योंकि ये स्लो होता है और आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है, तो ये जो रिएक्शन है ये ग्रेजुअली फास्ट होगा। आपका जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो ग्रेजुअली स्लो होता है, ये ग्रेजुअली फास्ट होगा, यानी आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो
ज़्यादा होगा। तो ये कुछ आपके मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स थे रिवर्स डायरेक्शन और फॉरवर्ड डायरेक्शन के। इसी तरह आपके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो डायनामिक इक्विलिब्रियम के भी हैं, वो भी हम स्टडी कर लेते हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम में का जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें पहला कैरेक्टर जो है या जो पहली आपकी कंडीशन है वो क्या है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम जब अचीव होता है वो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो सिस्टम है वो क्लोज सिस्टम हो, यानी जिस कंटेनर के अंदर आप रिएक्शन कैरी आउट कर रहे हैं वो जो कंटेनर है आपका वो ऊपर से बंद हो, वो ओपन ना हो, यानी कि उसके अंदर ना तो कोई चीज़ आ सके बाहर से और ना ही अंदर जो कुछ है उसके वो बाहर जा सके। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम के लिए पहली चीज़ ज़रूरी है क्लोज सिस्टम। दूसरा पॉइंट जो इसके अंदर है वो आपको मैंने क्लियर किया है पहले ही कि जब आपके पास डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव होता है तो उसका ये मतलब नहीं कि रिएक्शन रुक गया है, उसका मतलब ये है कि जो आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो इक्वल हो गया रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। डायनामिक इक्विलिब्रियम में जब इक्विलिब्रियम अचीव होता है तो उस वक्त क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। एक और चीज़ उसके बाद आपको बताई थी कि जब डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है तब जो आपके पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी जो कंसंट्रेशन होती है उनके अंदर कोई चेंज नहीं आता। जब डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा तो जो कंसंट्रेशन जिस पॉइंट पे डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव हुआ उसके बाद आपके पास ना तो रिएक्शन की कंसंट्रेशन चेंज होगी ना ही प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन चेंज होगी। इसके अलावा जो फिजिकल क्वांटिटी जैसे कलर होता है या डेंसिटी होती है सोल्यूशन की या जो आपके पास प्रोडक्ट बना है वो भी चेंज नहीं होती, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी कांस्टेंट सेम रहती हैं जब आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। उसके बाद आपके पास एक पॉइंट है जिसमें जो प्रॉपर्टी है या जो कैरेक्टरिस्टिक है डायनामिक इक्विलिब्रियम का, डायनामिक इक्विलिब्रियम को आप डिस्टर्ब भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, आपने उसके अंदर कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट की बाय इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टेम्परेचर या प्रेशर, या फिर आपने क्या किया या तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को खुद ज़्यादा कर दिया या कम कर दिया या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को ज़्यादा कर दिया। तो जब आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो वो डायनामिक इक्विलिब्रियम दोबारा अटेन हो सकता है, उसमें दोबारा आपके पास डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। जो आपका कंटेनर होगा अगर आप उसको आपके अंदर उसके कंटेनर के अंदर इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है, आपने उसके अंदर थोड़ा सा रिएक्टेंट डाल दिए हैं, अब उसके अंदर जो पोजीशन होगी आपके पास इक्विलिब्रियम की वो तो डिस्टर्ब हो जाएगी लेकिन थोड़ी देर के बाद इक्विलिब्रियम दोबारा अचीव हो जाएगा। यानी कि अगर आप उसके अंदर डालते हैं रिएक्टेंट्स तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो पहले इक्वल था रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, क्योंकि अब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की ज़्यादा होगी है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की ज़्यादा होने की वजह से प्रोडक्ट बनेंगे तो फिर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा और दोबारा एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन सेम हो जाएंगे और दोबारा आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। आखिरी जो पॉइंट है आपका उसमें आप कह सकते हैं कि डिस्टर्ब्ड इक्विलिब्रियम can be disturbed equilibrium can be resetted, यानी जो इक्विलिब्रियम आपने डिस्टर्ब हो गया वो दोबारा रीसेट हो सकता है। आपके पास खुद ही वो ऑटोमेटिक एक आपके पास जो रिएक्शन होता है रिवर्सिबल रिएक्शन उसके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो दोबारा आप जो आपके रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो रहे हैं उनको दोबारा इक्वल कर लेगा। तो आज के लेक्चर में हमने जो चीज़ें स्टडी की हैं उसके अंदर आपके पास सबसे पहले हमने स्टडी किया केमिकल इक्विलिब्रियम, फिर टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम को स्टडी किया गया, 2-3 एग्जांपल भी दिए आपको। उसके अलावा हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े जो रिवर्स रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन के हैं या डायनामिक इक्विलिब्रियम के भी थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा है। तो ये आपका जो इंट्रोडक्शन का टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम का वो आज ख़त्म हो गया है। कल हम लॉ ऑफ मैथ सेक्शन की तरफ जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपने। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस लेक्चर को अपने बुक के साथ बुक सामने रख के देखेंगे, उसको रिवाइज़ करेंगे और आपके
जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर होंगे। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम पेश आती है तो आप नीचे कमेंट्स के अंदर या व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैसेज करके अपना जो प्रॉब्लम है उसको क्लियर करवा सकते हैं। थैंक यू।